नमस्कार दोस्तों, मैं 5 स्टार क्लासेस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एयरफोर्स में ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई या बोथ ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की तैयारी जो दोनों कैंडिडेट्स करते हैं उसके बारे में आज मैं आपको फुल डिटेल्स बताऊंगा। इसके लिए दोस्तों आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम जानते हैं पूरी विधिवत उसमें किस तरह से क्या क्या तैयारियां होती हैं, उसके बारे में पूरा विवरण मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एयरफोर्स के लिए कौन कौन से कैंडिडेट्स किस किस चीज की तैयारी करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि एयरफोर्स में तैयारी के लिए 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक ग्रुप एक्स की तैयारी करते हैं, दूसरे ग्रुप वाई की, और तीसरे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रुप एक्स और वाई दोनों की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है मैं आपको बता दे रहा हूं। ग्रुप एक्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से मतलब फिजिक्स और मैथ से 12th किया है, 11-12, वो एक्स ग्रुप के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप वाई में वैसे कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने 12th या उसके समकक्ष कोई भी इक्विवेलेंट, चाहे वो वोकेशनल कोर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, कोई भी वो वाई के लिए भी एलिजिबल है। और ग्रुप एक्स और वाई के लिए ओनली जो बोथ में वही भर सकते हैं जिन्होंने 12th 11th अपना फिजिक्स और मैथ्स के साथ किया है। ये कॉमन चीजें हैं, आपको पता होगी ऑलरेडी, फिर भी मैंने रिपीट कर दिया। अब प्रश्न यह उठता है कि एयरफोर्स की तैयारी के लिए एयरफोर्स का शुरू से लेकर ज्वाइनिंग तक किन किन चीजों किस किस टाइप के टेस्ट होते हैं, उनमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं और किन किन फेज से होकर के कैंडिडेट्स को गुजरना होता है। तो आपको बता दूं, एयरफोर्स में शुरू में फेज 1 से लेकर के ज्वाइनिंग तक मैं आपको फुल डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले आता है फेज 1, इसके बाद फेज 2, इसके बाद फेज 3। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी फेज 1 को क्वालिफाई करने के बाद ही आप फेज 2 में जाने के लिए एलिजिबल होंगे, फेज 2 को क्वालिफाई करने के बाद ही आप फेज 3 में जाने के लिए एलिजिबल होंगे। और जो कैंडिडेट्स फेज 3 पास कर लेंगे फिर उसके बाद उनका पीएसएल यानी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, या इसे आप मेरिट लिस्ट भी कह सकते हैं, उनका मेरिट लिस्ट आता है। उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग होती है। तो ये 5 स्टेज हैं जिनसे होकर के एयरफोर्स के ज्वाइन करने के लिए, एयरफोर्स में जाने के लिए ग्रुप एक्स या ग्रुप वाई के कैंडिडेट्स को गुजरना होता है। अब हम ये बताएंगे आपको कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 में कौन कौन सी चीजें होती हैं, उनमें कौन कौन से एग्जाम होते हैं, उनमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो दोस्तों, फेज 1 का जो एग्जाम होता है इसे हम कह सकते हैं रिटन एग्जाम, क्योंकि इसमें ओनली एंड ओनली रिटन एग्जाम होता है, रिटन टेस्ट होता है। ये आजकल ऑनलाइन मोड में भी हो गया है, पहले ऑफलाइन मोड में भी हुआ करता था, या फिर अभी रैलियां होती हैं तो वो ऑफलाइन मोड में ही ऑर्गेनाइज करते हैं फेज 1 के एग्जाम को। तो या चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न एग्जाम का सेम ही होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरे फेज 1 के बारे में। पूरा जो क्लास आज का वीडियो होगा वो फेज 1 से रिलेटेड होगा, फिर भी फेज 2 और फेज 3 का इंट्रोडक्शन हम आज इस वीडियो में करेंगे। अब फेज 2 में जो एग्जाम होता है, जो फेज 1 यानी रिटन एग्जाम में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाते हैं उनको फेज 2 में बुलाया जाता है। फेज 2 में आपका सबसे पहले होता है फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होता है। उसमें आपकी रनिंग, पुशअप, सिटअप्स और रनिंग, पुशअप, सिटअप्स, स्क्वाटअप्स, ये सारी चीजें की जाती हैं। इस फेज 2 और फेज 3 के बारे में डिटेल्स मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल फेज 1 के बारे में जानेंगे और इंट्रोडक्शन करेंगे।
तो फेज 2 में पहला जो हो गया वो फिजिकल टेस्ट हो गया। उसके बाद दूसरा होगा आपका SRT यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, या फिर इसे हम बोल सकते हैं साइको टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट। और जो अगला स्टेज होता है इसका वो होता है GD यानी ग्रुप डिस्कशन। तो ये 3 चीजें फेज 2 में ऑर्गेनाइज की जाती हैं। फेज 2 का ये डिटेल्स आपका हो गया जो आपके सामने है। इसके बाद फेज 3, फेज 3 ओनली एंड ओनली मेडिकल एग्जाम होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, कैंडिडेट्स का मेडिकल टेस्ट किया जाता है। उसके बारे में फेज 2 से लेकर ज्वाइनिंग तक के बारे में डिटेल्स में अगले वीडियो में बताऊंगा, और फिर फेज 1 के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो कैंडिडेट्स फेज 3 यानी मेडिकल टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हैं उनका PSL यानी मेरिट लिस्ट में नाम आता है आपके फेज 1 के मार्क्स के आधार पर। फेज 2 और फेज 3 ये जितने भी टेस्ट हैं फेज 2 से लेके फेज 3 तक ये सारे क्वालिफाइंग है, मतलब इन सारे में आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। इनके मार्क्स कहीं भी आपके मेरिट पे यानी PSL पे कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो ओनली फेज 1 के मार्क्स के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है। जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है, यानी आप ज्वाइन करते हैं एयरफोर्स को। तो ये सारी चीजें हैं फेज 1 से लेकर के ज्वाइनिंग तक। अब इस वीडियो में हम जानेंगे ओनली फेज 1 के बारे में डिटेल्स, यानी रिटन एग्जाम कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको उसके लिए तैयारी कैसे करना बेहतर होगा, एक्स में क्या पूछा जाता है, वाई में क्या पूछा जाता है, और एक्स और वाई बोथ के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनका क्या क्या पूछा जाता है, क्या सिलेबस होता है। तो दोस्तों जानते हैं, तो हम बात कर रहे थे फेज 1 का यानी रिटन टेस्ट के बारे में। अब फेज 1 में एक्स वाले कैंडिडेट्स और वाई वाले कैंडिडेट्स, इनमें एक्स वाले कैंडिडेट्स के लिए पूछा जाता है फिजिक्स। इनमें 3 पेपर होता है। एक्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 पेपर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एक होता है फिजिक्स, दूसरा होता है मैथ्स और तीसरा होता है इंग्लिश। जो फिजिक्स इनका पूछा जाता है वो 11th और 12th स्टैंडर्ड का होता है। मैथ्स 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का होता है, 11th 12th स्टैंडर्ड का। और जो इंग्लिश होता है वो बेसिक होता है आपका, बेसिक ग्रामर, सिनोनिम, एंटोनिम, और इसके अलावा आइटम फ्रेज, पैसेज, इसके बारे में आपको बताऊंगा, डिस्कस करेंगे हम। तो और इनका फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है वो टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के, और मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। तो टोटल आपका ये हो गया, जो एक्स के लिए कैंडिडेट हैं उनको 25 क्वेश्चन फिजिक्स से, 25 मैथ्स से और 20 इंग्लिश से, टोटल 70 क्वेश्चंस, और ये आपका हो गया 70 मार्क्स के। तो ये एक्स के लिए, जो एक्स के लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये सिलेबस है। अब वाई के लिए हम बात करते हैं, तो वाई में जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए एक इंग्लिश का पेपर होता है, ये बेसिक होता है, बेसिक इंग्लिश, और एक होता है रागा। रागा में 3 चीजें आ जाती हैं। पहला रागा में मैथ्स, ये मैथ्स जो होता है वो बेसिक होता है, बेसिक लेवल का जो हमने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है। इसके बाद रीजनिंग, और तीसरा जीके एंड करंट अफेयर्स, जीके जीएस करंट अफेयर्स, ये 3 होते हैं। तो ये जो रागा होता है, रागा टोटल 30 मार्क्स का होता है, 30 into 1 मतलब 30 क्वेश्चन होते हैं। अब इस 30 क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन डिवाइड हो जाते हैं, यानी मैथ का 10 into 1, रीजनिंग का 10 into 1, और सेम जीके एंड करंट अफेयर्स का 10 into 1। इस तरह से क्वेश्चन रागा के पूछे जाते हैं। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश का सेम, जो एक्स के लिए इंग्लिश पूछा जाता है वो भी सेम होता है वाई के लिए भी, यानी ये भी हो जाएगा आपका 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के। अब जो ये आपका क्लियर होना चाहिए, एक्स के लिए ये है सिलेबस और वाई के लिए ये सिलेबस है। और जो इनका टाइमिंग होता है, टाइमिंग के बारे में हम बात करते हैं, तो टाइमिंग इसके लिए आ जाता है आपका, जो फिजिक्स के लिए 25 क्वेश्चंस है उसके लिए 20 मिनट्स,
सेम मैथ्स के लिए भी 20 मिनट्स और इंग्लिश के लिए भी 20 मिनट्स, मतलब इन तीनों के लिए 20-20 मिनट्स निर्धारित किए गए हैं। और वाई के लिए भी इंग्लिश जो होगा वो भी 20 मिनट्स का होगा, और जो रागा होगा जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं ये 25 मिनट्स का होगा। तो दोस्तों यहां तक हम जान गए किस किस तरह से ग्रुप एक्स और वाई के लिए सिलेबस, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं और टाइमिंग क्या होती है। अब अगली चीज हमें ये जाननी है कि जो कैंडिडेट्स ग्रुप एक्स और वाई दोनों के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए क्या सिलेबस होगा। तो इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। उनके लिए जो इंग्लिश होता है वो कॉमन हो जाता है, यानी उनका फिजिक्स भी 25 क्वेश्चन होंगे 20 मिनट्स, मैथ्स 25 क्वेश्चन 20 मिनट्स, और इंग्लिश कॉमन हो जाएगा, इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स, और रागा जो पहले से था 30 क्वेश्चंस 25 मिनट्स में। तो हम यहाँ पे कॉमन यानी एक्स और वाई जो दोनों के लिए तैयारी करते हैं उनके बारे में हमने पूरा डिटेल्स जान लिया। अब हम पार्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि मतलब फिजिक्स में क्या क्या पूछा जा सकता है, मैथ्स में क्या क्या पूछा जा सकता है, इंग्लिश में क्या क्या पूछा जा सकता है और रागा में क्या क्या पूछा जा सकता है। अब ये आप गूगल पे भी इसका सिलेबस चेक कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फिजिक्स में जो फिजिक्स होगा वो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का होगा। मतलब 11th-12th में जो आपने फिजिक्स पढ़ा होगा उसमें मिरर, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सारे लॉ ऑफ मोशन, बहुत सारे उसमें लेसन्स हैं। उन लेसन से फिजिक्स में क्वेश्चन किए जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं जिसके लिए एक मार्क्स निर्धारित होता है। मैथ्स में आपका सेम जो आपने पढ़ा है 11th-12th में, ट्रिगोनोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, ये सारी चीजें जो आपने मैथ्स में पढ़ी है 11th-12th में, वो सारी चीजें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश, अब इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश में आपका एक पैसेज होगा जो जिससे 4 क्वेश्चन होंगे, चारों एक नंबर के होंगे। इसके अलावा सिनोनिम, एंटोनिम और वॉइस, नरेशन, इन सारी चीजों से आपके क्वेश्चंस इंग्लिश में रहेंगे 20 क्वेश्चंस। और जो रागा में मैथ्स जो है बेसिक है, बेसिक मैथ्स में आपने 10th तक जो पढ़ा, जैसे एवरेज, औसत हो गया, एलसीएम, एचसीएफ हो गया, इसके अलावा कई सारे टॉपिक्स हैं जो आपने 10th तक पढ़ा है वो हो गया, सरलीकरण हो, सिंप्लीफिकेशन आ जाता है। ये सारी चीजें बेसिक मैथ्स में पूछी जाती हैं। रीजनिंग में आपका जो नॉर्मल रीजनिंग है, कई वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग टाइप के होते हैं, वो आप देख सकते हैं वो रीजनिंग में। या फिर आपका ये कई चीजें होती है रीजनिंग में, वर्बल भी दे सकता है, नॉन वर्बल भी, वो आप देख सकते हैं सिलेबस में। तो रीजनिंग में ये 10 क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं। जीके एंड करंट अफेयर्स में, जीके में आपका जो जीके हो गया रिलेटेड है, जो आपने जीके याद किया है। करंट अफेयर में जो नई नई चीजें इंटरनेशनल, नेशनल होती रहती हैं, कई घटनाएं होती रहती हैं, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये सारी चीजें, किनको कौन सा पुरस्कार मिला, क्या हुआ, इस तरह से चीजें जो आप जितना अपडेट रहेंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये करंट अफेयर के लिए क्वेश्चंस हैं। इस तरह से हमने पूरा सब्जेक्ट में जान लिया कि कौन कौन सब्जेक्ट में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमने जान लिया। इसके बाद देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो एक नंबर इसमें दिया, जैसे फिजिक्स में 25 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के है, मैथ्स में 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, ये आपने सही जवाब दिया उसके लिए है। अगर आप गलत जवाब देते हैं तो -0.25 जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो -0.25 मार्क्स होता है। यानी अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1/4 मार्क्स कट जाएगा, 4 क्वेश्चन गलत किया तो 1 नंबर कट जाएगा। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसके लिए हमें किस तरह से तैयारी करनी होगी। हम अब तक हमने जान लिया कि हमें किन किन चीजों का एग्जाम देना है। अब इसके लिए तैयारी बेहतर ढंग से कैसे करें ये चीज हम जानते हैं। तो दोस्तों तैयारी करने के लिए हमारे पास 2 चीजें होती हैं, पहला गाइड और दूसरा होगा मॉडल सेट। अब इन दोनों चीजों को कैसे हमें यूटिलाइज करना है उसके बारे में जानेंगे। देखिए गाइड में जब आप गाइड खरीदेंगे तो उनमें क्या होगा कि उसमें जितने भी आपके
क्वेश्चंस हैं, जैसे आप एक्स का गाइड लेते हैं या वाई का गाइड लेते हैं या बोथ के लिए भी गाइड लेते हैं, तो उसमें दिया रहेगा फिजिक्स का एक अलग पार्ट होगा। उसमें फिजिक्स में जो भी चैप्टर्स हैं जो आपके एग्जाम के सिलेबस में है, उस चैप्टर के बारे में, उस अलग अलग चैप्टर के अलग अलग वो होगा, उसका डिटेल्स दिया रहेगा हर चैप्टर का अलग अलग। मैथ्स में भी सेम, मैथ्स में जो टॉपिक से आएगा उस टॉपिक का अलग अलग चैप्टर दिया रहेगा गाइड में। और इंग्लिश का भी सेम और रागा का भी सेम, उसका अलग अलग, जैसे मैंने बताया बेसिक वाई में बेसिक मैथ्स आते हैं, रागा में। अब बेसिक मैथ्स में जो भी टॉपिक है, जैसे परसेंटेज है, एवरेज है, तो परसेंटेज का एक अलग चैप्टर होगा, एवरेज का एक अलग चैप्टर होगा, और उसमें उसके अलग अलग उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए रहेंगे। उससे आपका वो पर्टिकुलर जो टॉपिक है, परसेंटेज है, एवरेज है, वो मजबूत हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप गाइड खरीदें, और गाइड खरीदने के बाद उसमें हर क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से, अलग अलग टाइप के हर जो सब टॉपिक हैं उनको, उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। और सॉल्व करने में आप ये ध्यान रखें कि आपने कितने कितने टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया, वो आपके लिए बेहतर होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें गाइड किस टाइप का लेना चाहिए, मतलब आप जब मार्केट में जा रहे हैं तो हमें कौन सा गाइड लेना चाहिए। देखिए, गाइड में भी अलग अलग पब्लिकेशंस आते हैं, तो गाइड में जब हम गाइड खरीदते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जो गाइड में क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी जो फिजिक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है, इसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो अलग अलग जो सिलेबस में है, मतलब पहला चीज हम ये देखेंगे कि जो सिलेबस में है वो सारे टॉपिक दिए हुए हैं या नहीं। जैसे फिजिक्स में लॉ ऑफ मोशन है, तो लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर है या नहीं। ये सारे चैप्टर्स लगभग हर पब्लिकेशन में देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसमें कि इसमें मैक्सिमम, मतलब कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब एक टॉपिक से अगर लॉ ऑफ मोशन है तो लॉ ऑफ मोशन में ज्यादा से ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस हैं कि नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं कि नहीं है। उसके बाद उसके जो आंसर दिए रहते हैं, जैसे एक आपने गाइड लिया, उसमें आपका एक पहला चैप्टर है, कोई एक चैप्टर है, ये एक चैप्टर फिजिक्स का होगा, ये फिजिक्स का एक पार्ट हो गया आपका, मैथ्स का एक पार्ट हो गया आपका। ऐसे गाइड में अलग अलग, इंग्लिश का एक पार्ट हो गया आपका, रागा का एक पार्ट हो गया आपका, ये रागा का पार्ट हो गया। ऐसे आपके गाइड में डिवाइड होता है। अब फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चंस रहे, अलग अलग चैप्टर, ये 3 चैप्टर, मैथ्स में भी 1 2 3 ऐसे करके चैप्टर्स दिए रहेंगे। अब उन अलग अलग चैप्टर में जो क्वेश्चन, जो आपने थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ाया हुआ भी रहेगा, जो आपके बेसिक, जो आपने 11th 12th में पढ़ा, उससे थोड़ा सा और डिटेल्स में भी रहेगा आपके सिलेबस से, तो वो आप पढ़ लेंगे तो वो आपका टॉपिक जो है और क्लियर हो जाएगा। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। अब ये देखना है कि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका जो सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन कोई 5 नंबर, इसमें पहले चैप्टर से आपने 5वां क्वेश्चन जो है आपसे नहीं बन पाया, तो 5वें क्वेश्चन का तो आंसर दिया रहेगा, पीछे में 5 का डी होगा या 5 का बी होगा, जो भी दिया रहेगा। अब वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है कि नहीं, तो इस तरह से मैक्सिमम, जो मान लीजिए 1 से 50 क्वेश्चन है, तो 1 से 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है कि नहीं। उस सॉल्यूशन से क्या होगा कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप उसको आराम से उससे रेफर कर सकते हैं। तो गाइड खरीदते समय ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कई चीजें होती हैं, जैसे कई गाइड में ना गलत आंसर्स दिए होते हैं, तो वो देखना है कि एरर जो है कम से कम हो, उसमें गलतियां कम से कम हो। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है गाइड खरीदते वक्त आपको। और ये भी ध्यान रखना है कि गाइड जो है वो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है कि नहीं, मतलब एडिशन उसका लेटेस्ट है कि नहीं। अब आपने मान लीजिए 2005 एडिशन की गाइड ले ली और वो बहुत पुराना हो जाता है, वो मॉडर्न सिलेबस पे या मॉडर्न आपके प्रैक्टिस के लिए सही नहीं रहेगा। तो गाइड में हमें 3 चीज ध्यान में रखनी है। पहला कि उसमें ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन दिया हो, दूसरा कि कम से कम एरर हो, और तीसरा हमें ये ध्यान में रखनी है बात कि वो गाइड जो है लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित हो। तो ये रहा गाइड के बारे में। दोस्तों, अभी तक हमने गाइड से सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर ली। अब हमारा सारा चैप्टर हर सब्जेक्ट से मजबूत हो चुका है। ये गाइड से आपको लगभग करने में 1 से 2 महीने लगेंगे, अगर आप रोज 1-1, 2-2 चैप्टर हर सब्जेक्ट से बनाएंगे तो। अब ये करने के बाद फिर आपकी बारी आती है मॉडल सेट। जैसा नाम आप जानते हैं, मॉडल सेट मतलब जिस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सेम उसी तरह का क्वेश्चन मॉडल सेट में दिया रहेगा।
अब मॉडल सेट जब हम खरीदेंगे तो उसमें हमें वैसा ही क्वेश्चन मिल जाएगा। अब इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है इस बारे में जानेंगे। इस गाइड से हमने कर ली, मॉडल सेट से अब हम ध्यान रखेंगे किस तरह से तैयारी करनी है। मॉडल सेट में सबसे पहले जब हम खरीदेंगे तो उसमें बहुत सारे सेट दिए रहेंगे, जैसे सेट 1 2 3 4। इसमें पहले सेट में उसी तरह का एक क्वेश्चन का सेट होगा, दूसरे सेट में भी, मतलब इसी तरह से क्वेश्चंस के सेट होंगे जो आपके एग्जाम में जैसे आएगा। अब इसको क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जब पहला सेट आप बनाएंगे तो इसमें कई लड़के क्या होते हैं, जब सेट बनाने के बाद जब आप चेक करेंगे अपना मार्क्स तो उसमें डिमोरलाइज हो जाते हैं कि पहले सेट में हमारा नंबर कम आ गया। तो ये होता है क्योंकि जब आप गाइड से अचानक सेट में जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो आपसे नहीं बन पाए, या फिर आप उस क्वेश्चन में फंस गए। तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसमें कोई आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल शांत मन से एकाग्रचित होकर इस मॉडल सेट को बनाना है। मॉडल सेट को बनाते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगी, ये देखिए। जब आप मॉडल सेट बनाते हैं तो जब आपने एक सेट बनाने की शुरुआत की तो शुरू से लेकर अंत तक, मतलब पहले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक आपको बीच में उठना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बीच में पूरा एक साथ ही हल करना है। अगर आप बीच में आप उठ जाते हैं तो आपका रिदम टूट जाता है और फिर वो आपके प्रैक्टिस पे प्रभाव डालता है। इसलिए इस चीज को आप अवॉइड करें। आप शुरू जब आपने सेट लेकर बैठा तो पूरा सेट बनाएं। रोज आप 2 से 4 सेट, जितना सेट आप मैक्सिमम बना सके बनाइए, लेकिन सेट का बीच में रिदम नहीं टूटना चाहिए, एक सेट एक साथ बनाइए। अब देखिए ये चीजें हो गई। इसमें सेट में कई चीजें होती है। जब आप धीरे धीरे सेट बनाने लगेंगे तो आपका जो एक्यूरेसी है, मतलब सही क्वेश्चन अटेम्प्ट, वो सही होने लगेगा। टाइम टेकन जो आप टाइमिंग है वो आपका वो सही होने लगेगा। लेकिन शुरू में इन चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है कि कितना मेरा सही गलत हो रहा है, कितना मेरा टाइम लग रहा है, ये सारी चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। शुरू में आप 4-5 सेट बिल्कुल फ्रीली बनाइए। अब देखिए इसके वो करने का क्या तरीका है। जब आप सेट बना लेते हैं, जब आप 4-5 सेट 8-10 सेट बना लिए, उसके बाद जब आप सेट बनाने की शुरुआत करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले एक्यूरेसी चेक करनी है 4-5 सेट तक। मतलब 8-10 सेट बनाने के बाद फिर जो अगला 4-5 सेट बनाएंगे उसमें ओनली आपको एक्यूरेसी चेक करनी है। मतलब आपको मॉडल सेट में पहला तो हो गया एक्यूरेसी और दूसरा हो गया टाइमिंग। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि शुरुआत में ये 2 चीजों पे ध्यान नहीं देना है, आपको एकदम फ्रीली सेट बनाना है। फिर भी आप जब एक्यूरेसी चेक करते हैं तो एक ऐसे चेक कर कीजिए कि आपका पहले वाले सेट में कितना टाइम लगा, कितना एक्यूरेसी लगा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है, चाहे जितना भी टाइम लगे, चाहे जितना भी एक्यूरेसी हो, जितना भी सही गलत हो। अब एक्यूरेसी चेक करने का क्या तरीका है, आप पहले सही कितने हैं क्वेश्चंस, फिर गलत कितने हैं, और एक आता है नॉट अटेम्प्ट, आपने अटेम्प्ट कितना किया। तो जितने भी आप क्वेश्चन सही करेंगे उसमें आप 1 से गुना कर देंगे, जितने भी गलत किए उससे आप क्या करेंगे 0.25 से गुना कर देंगे, वो माइनस में हो जाएगा, मतलब -0.25 से गुना कर देंगे। और जितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए उसमें 0 से गुना कर देंगे। अब मान लीजिए अगर 70 क्वेश्चन का सेट है, उसमें आपने 40 क्वेश्चन सही बनाए, 10 क्वेश्चन गलत बनाए और 20 क्वेश्चन से उसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो आपका मार्क्स बनता है +40 माइनस आपका हो जाएगा 2.5, और जो आपका नॉट अटेम्प्ट है उसके लिए 0। तो यानी आपका टोटल मार्क्स जो आ जाएगा वो हो जाएगा 37.5। तो ये 37.5 आपका टोटल मार्क्स आ गया। तो अब इस पे घबराना नहीं। इसके बाद जब आप सेट बनाएंगे तो आप घड़ी आपके पास होगी ही, चाहे आप मोबाइल में स्टॉप वॉच सेट कर दीजिए या घड़ी लगा दीजिए। तो घड़ी में मान लीजिए कि आपका जो समय लगा वो लगा, मान के चलिए शुरू में आपका 65 मिनट लग गया, उससे बिल्कुल नहीं घबराना है। 65 मिनट लगे, 70 मिनट लगे, जितना भी लगे उससे कोई घबराना नहीं है। ये चीजें एक्यूरेसी और टाइमिंग पे आपको कब ध्यान देना है, जब आप 8-10 सेट 4-5 सेट बना ले, फिर इसके बाद इन चीजों पे ध्यान देना शुरू करना है। फिर आप देखेंगे कि जैसे आपने ये सेट बनाया, उसमें कोई क्वेश्चन है आप नहीं बन पाया, अब आप देखिए कि वो जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। फिजिक्स से है तो फिजिक्स में कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, उस चैप्टर पे आप ध्यान दीजिए, उसका सॉल्यूशन आप देखिए सेट का। सेट में भी लेते समय सेम चीजें जो गाइड में मैंने बताई वो चीजें ध्यान में रखनी है कि सॉल्यूशन दिया है या नहीं। ये तो हर बुक में आपको चेक करनी है कि ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन दिया, उस सॉल्यूशन को आप रेफर कीजिए। सॉल्यूशन से भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आप गाइड से उसको देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन था, उससे भी नहीं समझ में आया तो अपने
टीचर से आप रेफर कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कई कॉमन डाउट होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए ये जो आपका है प्रिपरेशन आपका है, आपको अगर लगता है कि मुझे कोचिंग लेनी चाहिए तो लीजिए, आपको लगता है कि नहीं मैं बिना कोचिंग के कर सकता हूं तो कीजिए। इसमें आप किसी दोस्त रिलेटिव फ्रेंड उसमें किसी की बात नहीं सुने, वो आप अपना देखिए कि हाँ मुझे अगर जरूरत है तो आप बिल्कुल कोचिंग लीजिए, जरूरत नहीं है तो आप मतलब नहीं भी ले सकते हैं कोचिंग। अब गाइड और मॉडल सेट में बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, अरिहंत, लूसेंट, ये सारे फेमस हैं। मैं किसी का रेफर नहीं कर रहा हूँ, ना किसी का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, फिर भी मैंने आपको बता दिया वो अच्छा सेट है, उनमें आते हैं तो उससे आप वो कर सकते हैं, बना सकते हैं। सारे बुक्स सारे पब्लिकेशन अच्छे होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों ये रहा अभी तक का आपका गाइड और मॉडल सेट से प्रैक्टिस करने का तरीका। तो यहां तक रहा आपका गाइड और मॉडल सेट से प्रैक्टिस करने का तरीका। जितना आप मॉडल सेट बनाएंगे, जितना प्रैक्टिस, इसे मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट बोलते हैं, कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे गाइड से बनाने के बाद, जब जितना मॉडल सेट आप बनाएंगे वो आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो होता है आपका एग्जाम का माहौल देता है। फिर आप धीरे धीरे अपना लेवल, मतलब पहले से 10वें सेट तक तो आप 10-12 सेट तक तो आपका बिल्कुल पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल नहीं बना पाऊंगा, दिक्कतें आएंगी बहुत सारे, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स में ऐसी दिक्कत आती है। लेकिन जितना ज्यादा फिर आप बना लेंगे आपका लेवल धीरे धीरे अप होना शुरू हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा और फिर आप बिल्कुल एकदम ब्लेजिंग स्वॉर्ड की तरह बन जाएंगे और एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये चीजें हैं गाइड और मॉडल सेट से। अब देखिए इसमें कई चीजें होती हैं, बहुत लोग रूमर्स फैलाते हैं कि ये चीजें इस तरह से होती हैं, ये चीजें उस तरह से होती हैं। मैं आपको बता दूं कि जब तक कोई आपको ऑथराइज आदमी, मतलब ऑथराइज बंदा आपको कुछ ना बताए, ऑथराइज बंदा का मतलब वो लोग जो एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के हैं या फिर जो आर्मी, जो बंदा एयरफोर्स में काम करता हो, वो आपको चीजें सही जानकारी दे देगा। कई लोग क्या होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, उनको पता नहीं होता है और कुछ बातें बोल देते हैं, उससे हमारे मोरल पर इफेक्ट पड़ता है। तो उन चीजों को बिल्कुल नहीं सुनना है। बिल्कुल जो सही जानकारी है वो आप सीएसबी के साइट पर जाइए, उस पर आप क्वेरी कीजिए, वो आप सवाल डाल सकते हैं, या फिर जो ऑथराइज लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। या फिर अगर आपको और कोई डाउट आता है तो आप इस 5 स्टार क्लासेस में फिजिकली कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अदर कम्युनिकेशन से कमेंट करके आप सवाल जवाब कर सकते हैं। जो सही चीजें होंगी मैं बताऊंगा। दूसरी चीज की, अगर आपका इसमें आपका सही अच्छा मार्क्स नहीं आता है, अच्छा टाइमिंग नहीं आता है, वो तो बिल्कुल आएगा जब आप 8-10 सेट बनाने के बाद धीरे धीरे 11वां-12वां सेट बनाना शुरू करेंगे तो बिल्कुल आएगा। फिर भी उसके बाद आपको लगता है कि और तैयारी करने की जरूरत है तो और तैयारी कीजिए। देखिए साल में 2 बार वैकेंसी आती है इसकी, तो इसमें हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप 2 बार वैकेंसी आती है, आप दोनों बार फॉर्म फिलअप कीजिए। आप मतलब मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप क्वालिफाई कर जाएं। फिर भी अगर नहीं होता है तो अगले अटेम्प्ट में, कहा जाता है ना नेक्स्ट टाइम इज द बेस्ट टाइम। तो अगर आप अगर एक्स या वाई, अगर कोई स्टूडेंट एक्स और वाई दोनों के लिए अप्लाई करता है, तो अगर एक्स में भी रिजल्ट आता है या वाई में किसी एक में भी रिजल्ट आता है तो वो उसमें आराम से वो आगे का प्रोसेस कर सकता है, आगे ज्वाइनिंग तक जा सकता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि एक्स वाई दोनों के लिए अप्लाई किया और किसी एक का रिजल्ट आया तो आप, ऐसा नहीं है, आप जाएंगे, आपका उसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है। और आपका जो साल में 2 बार आता है एग्जाम का फॉर्म आता है, उसके अलावा भी रैलीज होती रहती हैं। तो रैलीज जैसे बिहार झारखंड का जो सेंटर है वो बिहटा पटना में है, तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग सेंटर होता है। तो ये रैली वगैरह में ध्यान आपको रखना है। तरह तरह की वेबसाइट है, उनके माध्यम से आपको पता लगते रहता है। सीएसपी की वेबसाइट जो मैंने आपको बताया, ऑथेंटिकेट जो है मेथड है, उसमें आप पता कर सकते हैं। तो इस तरह से है। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप संपर्क कर सकते हैं। आपको मैं सही जानकारी इकट्ठी करके बताऊंगा, या फिर ऑथराइज लोग से आप क्वेरी कर सकते हैं। दूसरे के डाउट पर बिल्कुल मत जाएं। आपका स्टूडेंट लाइफ है, उसको आप आराम से मेहनत करें। कहा जाता है लेबर नेवर गोज इन वेन, तो आपका परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगा, आप क्वालिफाई करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फेज 2 से लेकर के लास्ट ज्वाइनिंग तक, आपको फुल प्रोसीजर में बताऊंगा। तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद। जय हिंद।